देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, दिल को दहलाने की एक और बड़ी साजिश पर यूपी पुलिस ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। और यह साजिश है क्या? लखनऊ पुलिस ने पीएफआई के दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हिंदू संगठनों के बड़े नेताओं की हत्या कर यूपी में माहौल खराब करना चाहते थे। ये लोग दंगे फैलाना चाहते थे। इनके नाम बदरुद्दीन और फिरोज हैं। इन लोगों ने एक और योजना बनाई थी। ये लोग बसंत पंचमी के मौके पर देश भर में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, पर इनकी योजना, इनकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। इन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन कई सालों से देश में आग लगाने की साजिश रच रही है। इसके पहले सीएए के विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए फंडिंग की थी। पिछले साल दिल्ली में जो दंगे हुए उसके पीछे भी पीएफआई का हाथ था। इन लोगों ने हाथरस में भी दंगा फैलाने की कोशिश की थी और तब भी पूरी प्लान बना लिया था इन्होंने। पर आपको याद होगा, आपका चैनल, आपका नेटवर्क, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उन्हें बेनकाब कर दिया। उनकी पूरी प्लानिंग को हमने एक्सपोज कर दिया। इसीलिए ये लोग वहां कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, इस देश विरोधी संगठन के खिलाफ सबूतों की लिस्ट है ना, ये बहुत लंबी है। लेकिन सवाल यह है कि यह देश विरोधियों का संगठन चल कैसे रहा है? इनके आका अब तक जेल में क्यों नहीं है? आप ये जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि जिन लोगों को कल लखनऊ पुलिस ने पकड़ा है, उन्हें केरल में ट्रेनिंग दी गई थी। पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। केरल के अलावा दो और राज्यों में पीएफआई देश को दहलाने के लिए ट्रेनिंग देता है और हमारे आंखों के सामने यह सब हो रहा है। मतलब ये लोग पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह आतंकी संगठनों की तरह काम कर रहे हैं। ऊपर से नाम दे दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, फिर कहते हैं हमारा राजनीतिक दल है एसडीपीआई। ये सारे नाम हैं, काम कुछ और है। इनका काम बिल्कुल कुछ और है। इसलिए बेहद जरूरी है कि पीएफआई की जड़ें काटी जाए। ऐसे राष्ट्र विरोधियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी होगी। पीएफआई जैसे संगठनों ना सिर्फ समाज बल्कि देश के लिए यह बहुत और बेहद खतरनाक है। पर मुश्किल यह है कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले दी है तो ये आंदोलनजीवी बाहर आ जाते हैं। ये आंदोलनजीवी, यही शाहीन बाग वाले, यही टुकड़े टुकड़े गैंग, यही अर्बन नक्सली, यही खालिस्तान के समर्थक, ये सामने खड़े हो जाते हैं। ये लिबरल गैंग पोस्टर लेकर निकल आती है। अरे मैं तो कहता हूं दोस्तों कि अब ऐसे समर्थकों से भी सख्ती से निपटना चाहिए। ये लिबरल गैंग जो अफजल गुरु के लिए आंसू बहाता है, ये लिबरल गैंग जो शर्जील इमाम के साथ खड़ा रहता है और खड़ा दिखता है, पर जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो यही लिबरल गैंग चुप्पी साध लेती है दोस्तों। इसलिए आज वक्त आ गया है कि पूछिए सवाल, क्योंकि पूछता हूं मैं और मेरे साथ आज ये सवाल पूछता है सारा भारत
कि जब पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत है तो इस देश विरोधी संगठन को पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया जा सकता? और पूछता है भारत कि क्या पीएफआई जैसे संगठनों को सिर्फ इसलिए बढ़ावा दिया जाता है ताकि कुछ राजनीतिक पार्टियां उनकी सियासी हित से जुड़ी हुई हैं? और पूछता है भारत आज कि बिना राजनीतिक समर्थन के पीएफआई जैसे संगठन देश में आतंकवादियों की तरह अपना ट्रेनिंग कैंप कैसे चला सकते हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, तो पूछता है भारत, क्या मुद्दों पर मात खा चुकी सियासी पार्टियां, क्या मुद्दों पर मात खा चुकी सियासी पार्टियां अब देश में हिंसा और आंदोलन के सहारे अपने जनाधार पाने की कोशिश कर रही है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। यूपी समेत देश को दहलाने की साजिश रचने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स ने पीएफआई के 2 सदस्यों को धर दबोचा। इन दोनों से जब गहन पूछताछ हुई तो बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। ये लोग वसंत पंचमी के मौके पर देश में आग लगाने का प्लान बना रहे थे। हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। इनका मुख्य उद्देश्य यंग लोगों को मानसिक रूप से हिंसा के लिए तैयार करना और उसके बाद से जो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पे अटैक करना। पीएफआई का नाम लगातार देश विरोधी गतिविधियों में आता रहा है। सीएए को लेकर शाहीन बाग में भी पीएफआई ने ही विरोध की आग लगाई थी। यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर में पीएफआई सक्रिय था। हाथरस में भी पीएफआई ने ही दंगा भड़काने की साजिश की थी। पीएफआई वो लोग चला रहे हैं जो प्रतिबंधित हमारे यहाँ आतंकी संगठन सिमी चलाया करते थे। सिमी को तो कांग्रेस ने बैन किया था। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, जो लोगों के घर जा रहे थे, आज जिस तरह का खुलासा हुआ है, जिस तरह से देश के तमाम लोगों को टारगेट किया गया और इस आतंकी संगठन के द्वारा, और पीएफआई संचालित हो रही है केरला से, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा जी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। देश को जलाने की साजिश करने वालों के गुर्गे तो गिरफ्त में आ गए, लेकिन इनके आकाओं तक कानून के हाथ कब पहुंचेंगे, जिनके इशारे पर देश में आग लगाने का प्लान तैयार किया जाता है? सवाल यह है, जब देश के खिलाफ साजिश के किरदार बेनकाब होते हैं तो शर्जील के समर्थक अफजल और टुकड़े गैंग समेत सेक्युलर गैंग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में पीएफआई पर बैन कब लगेगा? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में मेरे साथ गौरव भाटिया, अवनीजेश अवस्थी, विनय सिंह, सुबुई खान, मुफ्ती मौजाद काजमी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, शादाब चौहान पीस पार्टी के, आतिकुर रहमान, सैयद जरीन, विनोद सिंह और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जो ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और पहला सवाल आज मैं गौरव भाटिया और आतिकुर रहमान के बीच में डिबेट हो जाए। गौरव भाटिया जी और आतिकुर रहमान, ये जो पीएफआई है इसे बैन नहीं, इसके सारे जितने इसके जुड़े हुए लोग हैं सबको गिरफ्तार करना चाहिए, सबको जेल में होना चाहिए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। आपके लोग आतंक फैलाना चाहते हैं, आपके लोग हिंदू संगठन के लोगों को मारना चाहते हैं, आपके लोग आईसिस में जाते हैं, आपके लोग बम बारूद लेके उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, आपके लोग शाहीन बाग के बाद करोड़ों रुपए लेकर उत्तर प्रदेश में दंगा करवाना चाहते हैं और दंगा करते हैं। और आपके लोग ये भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारा तो अपना एजेंडा है। और आपके लोग आतिकुर रहमान, आपके लोग तुर्की जाते हैं, आपके लोग बेशर्मी से तुर्की से पैसा लाते हैं, आपके लोग एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, आपके लोग कहते हैं
राजनीतिक दल है, आपके लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो 200 वोट नहीं मिलते आपके लोग, आपके लोग ये करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए मुझे, पूछता है भारत। गैंग दे दीजिए, आप हमें आतंकवादी बहुत बता दीजिए, आप हमारे मैं कोई और नाम नहीं दूंगा, मैं पीएफआई का नाम जो दूंगा, चाहे हमें नाम दे पॉपुलर दीजिए फ्रंट ऑफ नफी। इंडिया। लेकिन हमने जो बेड़ा उठाया है, हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। उन फोर्सेस से, वो हम दो, हमारे दो फोर्सेस से वो इनलेजिटिमेट चिल्ड्रन, गौरव भाटिया टक्कर, हमारे दो के यूपी में तमाम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हम संविधान की रक्षा करने का बेड़ा उठा रहे हैं। पूरा बताओ गरिमा, ये ऐलान हमारा सुन लीजिए और उनके कानों तक पहुंचा दीजिए। आज पूछता है भारत कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम आंदोलन जीवी करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम आंदोलन जीवी करेंगे। अरे मैं आ सकता हूँ क्या? अगर फेफड़े फट ना जाए तो मैं आ जाऊँ। कोई बात नहीं बनी आपकी। अर्नब जी देखिए, गौरव भाटिया, सबसे पहले सबसे पहले तो देखिए यही फर्क है कि उत्तर प्रदेश में आज हमारे फेफड़ों की इनको इस तरह से नहीं, सुनिए, अगर आपने बदतमीजी करी तो मैं वादा कर रहा हूँ आपके सारे बाल तक उतर आएंगे इसी चर्चा में। अपने अपने बारी में बोलेंगे, इज्जत बनाए रखिए, इज्जत बनाए रखिए। आपकी है नहीं लेकिन फिर भी मैं इज्जत दूंगा, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। भाई साहब आपकी बात सुनने के बाद मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अर्नब जी, ये देखिए पैरासाइट फ्रंट है, पैरासाइट फ्रंट ऑफ इडियट्स, पैरासाइट फ्रंट ऑफ इडियट्स, क्योंकि भारत का नाम मैं इनको खराब नहीं करने दूंगा। और ये पॉपुलर तो है नहीं, ये अनपॉपुलर है। इनकी बदतमीजी इससे जाहिर है कि बीच में देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं जैसे इनकी सीट के नीचे आग लग गई हो। अरे आतंकवादी अभियोगी पकड़े गए हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और देखिए अर्नब जी, अब मैं इनकी बकवास का समय नहीं है, इसलिए मैं इनको इज्जत मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये इस लायक नहीं है शायद। मैंने गुजारिश करी है, बीच में चिल्ला रहे, चिल्लाइए आप। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और चाहे वो आतंकवादी हो चाहे गुंडे हो, आज थर थर कांपते हैं कि अगर हम अपराध करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी का डंडा ऐसा पड़ेगा कि सबक मिल जाएगा और जेल की सलाखों के नीचे होंगे। और दूसरी बात, आज आप सिर्फ लोगों पे इल्जाम लगा सकते हैं। अर्नब जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, किसी भी मौलाना को आप बुला लीजिएगा, लेकिन मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम सब जानते हैं अतीक अहमद, मैंने बोला गरिमा, मौलाना वदीदुद्दीन खान यहाँ पे कर रहे हैं के साथ डिबेट होगी, गरिमा गौरव भाटिया की। अर्नब जी सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल अरे वो क्या डिबेट करेंगे? संविधान का सा नहीं पता, ना नहीं पता, क्या ये लोग ले आते हैं आप रोज डिबेट करने के लिए? मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये केरला से उत्तर प्रदेश में कर क्या रहे थे? केरला में मौलाना जी अपनी बारी में बोलिएगा, मेरी बात पहले पूरी हो जाए। आपसे भी मैं विनती कर रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी हो, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ही के साथी हैं, उन्होंने बीच में खूब टोका टाकी करी, अभी वो खुश हैं, उनको 10 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी पीएफआई से। अब आप अपनी बारी में बोलिएगा, आपका मैं सम्मान करते हुए कह रहा हूं। देखिए अर्नब जी, ऐसा है कि ये केरला से उत्तर प्रदेश इसलिए आए थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और ये नहीं चाहते कि सुकून सौहार्द बना रहे, इसीलिए ये लोग धार्मिक तौर से यहाँ पे दंगा फसाद कराना चाहते हैं। और आप याद करिए सिद्दीकी कप्पन को तो इन्होंने जर्नलिस्ट बना दिया था। राहुल गांधी, आप जानते हैं, राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए गए थे, वो गए केरला और उन्होंने कहा सिद्दीकी कप्पन के परिवार से, तुम चिंता ना करना, तुम भारत को जलाओ, हम तुम्हें सारी मदद करेंगे। और वो सिद्दीकी कप्पन जब सर्वोच्च न्यायालय गया तो उसको राहत नहीं मिली, जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। वो मीडिया बॉडी निकल के आई, कहती है पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, देश में दंगा कराना, आग लगवाना, ये पत्रकारों का काम है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तीसरी बात, मेरे हाथ में सबूत है, कौन खड़ा हुआ सिद्दीकी कप्पन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में? कपिल सिब्बल, फिर से कांग्रेस के वही वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने कहा था राम मंदिर ना बनवाए, रोक दीजिए, वही सिद्दीकी कप्पन के लिए खड़े हुए। ये सब दिखाता है ये लोग क्या है, ये पैरासाइट फ्रंट ऑफ इडियट्स है, पैरासाइट फ्रंट। ये लोग पिस्सू, ये लोग जोक,
ये लोग खून चूसते हैं हमारे देश का। और आज मजबूत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत काम कर सके, कानून का उल्लंघन कर सके। ऐसे डंडे पड़ेंगे, जिंदगी भर याद रखोगे अगर देश की अखंडता के साथ एक बार भी तुमने समझौता करने की सोची। धन्यवाद। अब मौलाना साहब अपनी बात कैसे? मौलाना जी देखिए, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं दो बातें अपनी ओर से रखना चाहता हूं, उसके बाद आप डिबेट पे आइए, जरूर डिबेट कीजिए। मगर एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि आप ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से दूर हो जाइए। आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आपको सलाह दे रहा हूं मुफ्ती मौलाना जी, अब बड़े सीनियर आदमी हैं, मगर ऐसे संगठनों का दूर दूर से रिश्ता मत रखिए, सपोर्ट मत कीजिए। ये बंद होने वाले हैं, इन पर बैन होने वाला है, इनको अभी बिल्कुल मतलब तोड़ने की जरूरत नहीं, इनको बंद कराया जाएगा। ताला लगने वाला है इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए संगठनों से। तो मैं राष्ट्र हित में आपसे छोटी सी बात, गुजारिश और सलाह मान लीजिए जैसे भी, मगर इस धर्म से था जी। मध्य प्रदेश में देश की गद्दारी करते हुए पकड़े गए, वो कौन से धर्म के थे? रागिनी तिवारी लोगों को मारने की बात कर रही थी, वो कौन से धर्म के थे? वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। प्रदेश में पकड़े गए, वो कौन से धर्म के थे? जब पीएफआई के आतंकवादियों के साथ संबंध है तो होम मिनिस्ट्री के अंदर बैन करने की बात यूपी सरकार ने किया, तो होम मिनिस्ट्री ने बैन क्यों नहीं किया? मैं भाटिया से पूछना चाहता हूँ कि करने की बात नहीं है, होने वाली है। झारखंड सरकार सुबह क्यों नहीं किया गया? सुबह अमित शाह की सरकार जानकारी नहीं है, बैन क्यों नहीं किया? पुणे के और म्युनिसिपल अभी अगर बैन कर दिया तो छाती फेफड़े फाड़ देंगे आप अपने। सबसे अच्छा का जब कोरोना में मेरे बच्चों को पकड़ लिया, मेरे बच्चे लोग। देखिए मौलाना जी, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, वैसे बहुत अच्छी तरह से आपसे मैंने बात की है और मैंने आपको आप कहकर कहा है, मगर आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपने आप को टीवी पर दिखा रहे हैं, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, शांत हो जाइए। चाइना की जासूसी करते हुए क्या किया आपने क्या किया? यूपी ये सिर्फ भाजपा का। अरे मैं कोई बिरादरी से नहीं हूँ, आप शांत हो जाइए। आप पहले अपनी उंगली को नीचे करिए, आप चिल्लाइए मत, फिर मैं जवाब दूंगा। आप अगर मुझे प्रॉमिस करेंगे कि अर्नब मैं नहीं चिल्लाऊंगा तो मैं जवाब दूंगा, मगर मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप भी जरा तमीज से बात करें मेरे साथ। मैं तो आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी जरा तमीज से बात करिए, इतना ही मैं आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है। आपने नहीं बताया। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही भाई, बढ़ा दीजिए ना। मैं देखिए मौलाना साहब, आप ठंडे हो जाइए, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, मगर आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, फिर आप भावुक हो जाएंगे। मैं भावुक नहीं हूंगा, मैं दूसरा सवाल करूंगा, फिर आप ऑल आउट हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए। गया तो आपके बरादरी का पत्रकार आप रुकिए ना। कौन चाइना का जासूसी करता है? कौन जानू चाइना का जासूसी करता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? कार्रवाई हुई? आप किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं जो 5 स्टार होटल में चाइनीज खाने जाते हैं डोकलाम के समय में। आप भी जानते हैं किसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आवाज नीचे कीजिए ना। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब? इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? तथ्यों पे बात करेंगे तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ आज आपके खिलाफ मुफ्ती वजाहत काज़मी भी हैं। आप सुनिए मेरी बात, अब मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। आप शांत हो जाइए, मध्यम गति में बात करें, ठंडे दिमाग और मध्यम गति से बात करेंगे तो बातचीत होगी। पूछता है भारत। आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। कार्रवाई हुई? पूछता है। अरे बोल रहा हूं ना, उसी बात को 5 बार दोहरा के क्या मिलता है मौलाना साहब आपको? आपके खिलाफ भी मुफ्ती वजाहत काज़मी है, तो मैं तो कहता हूं कि पीएफआई को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। अरे वजाहत काज़मी, क्योंकि 2010 में इस पर आतंकी संगठन सिमी से जुड़े होने के आरोप थे कि नहीं थे? बताइए मुझे, पूछता है भारत। थे कि नहीं थे? बताइए मुझे, पूछता है भारत। थे कि नहीं थे? अर्नब भाई इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि 2013 में पीएफआई की हथियार और बम फैक्ट्री सामने आई थी। छापे पड़े थे कि नहीं पड़े थे? बताइए मुझे, पूछता है भारत।
पूछता है भारत। अर्नब भाई, मैं आपको बताऊं कि जो सिमी बैन हुई है वजाहत कासमी और सिमी का दलाल है। टक्कर टक्कर, दोनों साइड टक्कर। वॉल्यूम बढ़ाइए स्टूडियो में, आवाज नहीं आ रही। आप अरे मेरे भाई बात सुन लीजिए मौलाना, बहुत देर से बकवास कर रहे हैं आप, सुन लीजिए ना। अब सिमी के बैन होने के बाद जो सिमी के आतंकवादी मिजाज के और आतंकवादी सोच के लोग थे और राष्ट्रीयवाद के खिलाफ काम कर रहे थे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते, तो वो सारे लोग इकट्ठे होकर के पीएफआई में आ गए और इन्होंने अपना मुखौटा और अपना लिबास बदलकर तेरी दलाली वही सोच के साथ इसका पीएफआई नाम रख दिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। बात कर, तेरी हिम्मत है और राजनीति तिवारी पर बात कर, तेरी हिम्मत है अनुराग ठाकुर पर बात कर। बेशरम, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है मौलाना, बदतमीजी नहीं करता हूँ। मैं एक राष्ट्रीयवादी इंसान हूँ, मैं टीवी चैनल पर बैठकर बदतमीजी नहीं करूंगा और आपकी तरह ये नहीं दिखाऊंगा कि ये मौलाना मुल्ला जाहिल होते हैं। मैं आपकी तरह ये नहीं दिखाऊंगा कि मौलवी अनपढ़ होते हैं और आपकी तरह मैं देशद्रोही मौलाना नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीयवादी मौलाना हूँ। मैं ऐसा मौलाना हूँ, ये चाहता हूँ कि इस देश में विकास हो और मुसलमान विकास की दौड़ में शामिल हो, मुसलमान तरक्की की दौड़ में शामिल हूँ। आप जैसा जाहिल मुल्ला नहीं हूँ मैं, आप जैसा जाहिल मुल्ला नहीं कोई मोदी को गालियां देनी है, आप जैसा जाहिल मुल्ला नहीं हूँ कि योगी जी को गालियां देनी है, आप जैसा जाहिल मुल्ला नहीं हूँ कि सिर्फ हुकूमत को गालियां देनी है, आप जैसा संयम रखिए दोनों तरफ। जिहादी वाला मुल्ला नहीं हूँ कि मुझे कौम की ज़कात खानी है। आप जैसा तो मैं शर्म नहीं आती? शांत हो जाए दोनों तरफ से, आदमी सटिया गए हो, दोनों तरफ से शांत हो जाए। बकवास करते हो, व्यक्तिगत अटैक करके किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। डिबेट पीएफआई पर है। अर्नब भाई डिबेट का कोई तरीका भी होता है, अर्नब भाई डिबेट का कोई तरीका भी होता है। ये आतंकवादी लोग हैं, सरकार इनको बैन करे, जेल में डाले, सबको पता, पूरी दुनिया जानती है कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस काबिल मुबारकबाद है, इन्होंने इनका भांडा फोड़ दिया है और दिल्ली पुलिस काबिल मुबारकबाद है। और क्या योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, इन चार मुल्लाओं से डर जाएंगे? पीएफआई है क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि इन चार आतंकवादियों से डर जाएंगे? ये ऐसा गृह मंत्री है कि इनको अब बैन भी करेंगे और जेल भी डालेंगे। ऐसा गृह मंत्री हिंदुस्तान को दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, श्री अमित शाह की शक्ल में। राष्ट्रीयवादी गृह मंत्री, राष्ट्रीयवादी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीयवादी मुख्यमंत्री है, इन सब का इलाज होगा। ये सब जेल जाएंगे, देखेगा पूरा भारत, देखेगा पूरी दुनिया देखेगी। ये अरब से चंदा ला रहे हैं, अरब से ज़कात मांग के आज मैं अवनीजेश अवस्थी, सुबुई खान और विनय को आमंत्रित करता हूं डिबेट पे आए। मुद्दा पीएफआई है और उनके खिलाफ इंजीनियर शादाब चौहान है, सैयद जरीन है, विनोद सिंह है, सब लोग डिबेट पे आ जाए। देखिए, मैं आप सबके सामने कारण बताऊंगा कि पीएफआई बैन क्यों होनी चाहिए। आप मुझे एक कारण बताइए कि पीएफआई क्यों नहीं बैन होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है इंजीनियर शादाब चौहान जी की बैन होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में तुर्की में अल-कायदा से जुड़े ग्रुप से पीएफआई के लोग मिले थे। बताइए मुझे, शर्म नहीं आती है आपको? ये ग्रुप अल-कायदा से जुड़े ग्रुप से पीएफआई के लोग मिले थे, इसके बाद भी आप कहेंगे पीएफआई भारत में इस तरह से बम बारूद की फैक्ट्री उनको चलानी चाहिए? बताइए मुझे, बैन करना चाहिए इन्हें। 2020 में इन पर सीए प्रदर्शन के लिए फंडिंग और पैसे लाने के आरोप थे कि नहीं थे? शादाब चौहान जी बताइए मुझे, चुप क्यों हैं आप? संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी संगठन का हो, चाहे वो आरएसएस का समर्थित हो, चाहे वो बीजेपी का सहयोगी हो। हिंसा बलवा में जो चाहे वो क्या लॉजिक है, उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अर्नब मैं इनको समझा दूं, जरा हिंदी में समझा दूं, अंग्रेजी में पता नहीं समझ में आती है इनको बात। मैं बताता हूं, ये जो 2-4 नाम गिना रहे हैं ना, अरे विनोद सिंह सुन लो, अरे विनोद सिंह सुन लो, अरे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की परंपरा है, पृथ्वीराज चौहान की परंपरा है, तो जयचंदों की परंपरा भी है। जयचंद की वजह से जिसको लात मार करके पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने कई बार, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को, इंजीनियर शादाब चौहान और अवनीजेश अवस्थी की वजह से उसने वो माफ करता रहा और अल्टीमेटली एक बार वो पराजित हुआ। तो जयचंदों की आज आप नाम मत गिनाइए। ये जयचंदों की वजह से भारत गुलाम हुआ, परतंत्र हुआ।
चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इन सब से पराजित हुआ, गुलाम हुआ। लेकिन आप भूल गए कि 130 करोड़ जनता भारत की आवाज मेरे पास नहीं आ रही। अब जिस तरीके से एकमुश्त होकर के इन आतंकवादियों का खिलाफ खड़ी हो गई है, अब जयचंदों की चलने वाली नहीं है। अब जयचंद नहीं रहेंगे इस देश में। जरीन को लाइए राइट पे, परिबा जी लड़ाई लड़ रहे हैं जयचंद। हिंसा जीवी हो तुम लोग। जयचंद की परंपरा समाप्त होने वाली है देश से। करते हो, अरे सबसे अगर परंपरा समाप्त होने वाली है। अब परंपरा चलेगी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की, अब परंपरा चलेगी महाराणा प्रताप की, परंपरा चलेगी जीवित होगी पृथ्वीराज चौहान की, अब परंपरा चलेगी यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर की, अब परंपरा चलेगी भगत सिंह की। जयचंदों से जिसने चंद्रशेखर आजाद की की बहुत दिन सत्ता संभाल ली है, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के लिए झूठ बोलोगे। अब तुम्हारा पूरा जीवन का आधार तुम्हारी राजनीति, तुम मिथ्याजीवी हो, तुम हिंसाजीवी हो। आप क्यों टेंशन में आ गए? टेलीविजन सुबुही खान और सैयद जरीन डिबेट पे आइए। सुबुही खान और सैयद जरीन डिबेट पे आइए। सैयद जरीन जी सवाल मेरा ये है, और बहुत लोग ये प्रोग्राम देखकर ये सवाल पूछ रहे हमसे, बहुत लोग ये प्रोग्राम देखकर सुबह ये सवाल पूछ रहे हमसे कि ये बताइए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन होगा तो इनको टेंशन क्यों हो रही है? ये तो पीएफआई के नहीं है। तो मैं भी सोच रहा हूं सुबह इनको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? जैसे पीएफआई चली गई, पीएफआई बैन हो गई, पीएफआई के टुकड़े 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 हो जाए, जो होने वाली है। जब पीएफआई के टुकड़े टुकड़े होंगे तो इनको टेंशन क्यों हो रही है बताइए, मुझे पूछता है भारत। ये टुकड़े टुकड़े तो पीएफआई की होने वाली है। सुबुही मुझे तो लगता है इनको लग रहा है इनकी अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। ऐसा क्या है पीएफआई में, इनकी क्या इन्वेस्टमेंट है बताइए? ये पीएफआई से इतने इमोशनली जुड़े हुए क्यों हैं? जी अर्नब, देखिए बहुत आपने पूछा है, भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। 6 एंटी नेशनल फोर्सेस बहुत एक्टिवली भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, जिसमें वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी हैं, जिहादी हैं जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल्स एंड इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं और बहुत सारे कन्वर्जन मूवमेंट्स हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है अर्नब। और उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये लोग क्यों बार बार आवाज उठा रहे हैं, ये भी मैं आपको एक्सपोज करती हूँ। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है, जिसके थ्रू चाइना की मदद से पाकिस्तान से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कराए जाते थे। उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की पूरी एक बेल्ट है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है। योगी जी एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह इमर्ज करे हैं यूपी में और पूरे देश की दिशा और दशा निर्धारित करती है उत्तर प्रदेश की राजनीति। 23 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की, इसलिए केरल से उत्तर प्रदेश में लोग पहली बार अभी नहीं पकड़े गए। हाथरस केस में भी केरल से न्यूज रिपोर्टर्स तक आए हुए थे, इंडियन मुस्लिम लीग के वहाँ पे कार्यकर्ता थे, पूरा फंडिंग हो रही थी, वेबसाइट बन रही थी, पैसा लग रहा था, सारी ताकत झोंक दी थी इन्होंने एक योगी के खिलाफ और एक उत्तर प्रदेश के खिलाफ। यही इन्होंने नागरिकता कानून में किया था। सब लोग एकजुट होके, एक मुश्त होके अर्नब लड़ते हैं और बहुत सही बोला अवस्थी जी ने। आतिकुर जवाब दे रहा है, आतिकुर और सुबुही, हम लोग इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। एक मिनट नहीं बटेंगे। अब हमें टुकड़ों में बांट के और आप एक होके हमें ओवर पावर नहीं कर सकते। अब हम जाग गए। एक मिनट मैंने पूरी बात सुनी है। मैं एक मेरी बात सुन लीजिएगा। इतना बड़ा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सीए एनआरसी में भी इसका हाथ था, हाथरस केस में भी इसका हाथ था कि हमारे देश की बच्ची को 2 बजे रात में उसको जला दिया गया, उसके शव को दंगे भड़काने का था।
जनवरी में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पिछले साल बैन करने के लिए कहा था। ऐसी क्या बात है जो बैन नहीं हो रहा है? भाई सरकार आपकी 7 साल से आपकी सरकार चल रही है, अगर इतनी बड़ी एंटी नेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप इसको? आप बिल्कुल बैन करिए इसको भाई। पीएफआई ने तो खुद आज बयान दिया है कि आप उनपे सीबीआई की जांच कराइए। अगर वो आरोपी घोषित होंगे आप बिल्कुल सरकार को मैं तो कह रही बिल्कुल बैन कराइए भाई। जब सरकार अपनी विफलता छुपाना चाहती है तो इस तरीके के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पीछे छुप जाती है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की राजधानी दिल्ली में छुप जाती है। 3.5 दिनों के अंदर 3,500 जिहाद का मतलब वो जानते क्या है? जिहाद का मतलब पहले पढ़कर आइए कि जिहाद का मतलब होता क्या है। मुसलमानों को बदनाम करना बंद करिए आप। मैडम वन डिबेट करिए, आपको बताऊंगी जिहाद का मतलब होता क्या है। वन डिबेट करिए, आपको लाइव टीवी पे एक्सप्लेन करूंगी। उनकी बात कब करेंगे आप? उनकी बात कब करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि ये आतंकवादी है, आप बिल्कुल बैन कीजिए इन्हें। इतिहास में नहीं, अभी अरे अभी एक लड़की को नहीं 3,500 सिखों को जला दिया, नरसंहार किया इसी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। अरे लाखों किसान इंजीनियर शादाब चौहान दाहिने तरफ, गरिमा इंजीनियर शादाब चौहान। एक गुनहगार नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, कोई घायल तक नहीं हुआ। उन सिखों को जलाने वाला आज तक नहीं पकड़ा गया। एक आदमी पकड़ा गया जो आज जेल में है। नहीं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कितने दंगे हुए? कौन जिम्मेदार है उन फसादात के लिए? क्या हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं फैलाई गई? और आज अगर नफरत फैला रहा है तो आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को सबसे पहले बैन करना चाहिए अगर देश में शांति आना है। जब तक देश में शांति आने वाली नहीं है, सिर्फ हिंसा हो सकती है। और आपकी वजह से कितने बेगुनाह मारे गए? क्या आप बोलेंगे उस चैट पर जो आपकी आई है, पुलवामा चैट पर एक शब्द बोलेंगे अर्नब गोस्वामी? आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप सच से डरते हैं। 1984 में आप सच सुनना नहीं चाहते हैं। आप समाज में नफरत फैला करके अपना फायदा देखते हैं। देश को तोड़ने में आप हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। देश का कोई भी धर्म, कोई भी आज वो खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, वो उनको पूछना चाहिए। अब तो पीएफआई बैन हो जाएगा तो आप क्यों रो रहे हैं? बात मैं बता दूं, इंजीनियर शादाब चौहान जी, मीडिया का जमाना है। शादाब, ये पीएफआई बैन होगी, आप देखिए विनय को पूछिए। विनय कल भी हमारे साथ प्रोग्राम पर थे। मैं दो बातें कहूंगा आपसे। देखिए अब कुछ भी करें आप, मैं आपको बात कह रहा हूं, आज ब्रेकिंग खबर आपको दे रहा हूं मैं। पीएफआई बैन होने वाली है। आप रोए, नारायण मंदिर में आप रो ना रोए, आप कुछ भी करें, पीएफआई बैन होने वाली है। विनय जी इनको बता देती अच्छी खबर, अभी से हाथ ताली बजा रहे हैं हम, पीएफआई बैन होने वाली। क्या करोगे शादाब? पीएफआई गई, मैं क्या कह रहा हूं, पीएफआई बंद हो गई। शादाब बोलो, पीएफआई गई, बंद हो गई। अब आप जितना रोना चाहते हैं रोइए, रोते रहिए और रोइए। पीएफआई गई, बैन हो गई, समझ लो हो गया। विनय जी इनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बात को, अभी भी सोच रहे देश को ब्लैकमेल करेंगे। पीएफआई गई, इनको बताइए विनय जी, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है शादाब को। गई पीएफआई गई, कोई नहीं रोक सकता। आप रोक सकते हैं शादाब, आप रोक सकते हैं आतिकुर रहमान, और जितना चिल्लाएंगी हमारे साथ आज सईद जरीर, उतना ही कंफर्म हो जाएगा कि पीएफआई गई। पुलवामा पर बोलिए आप पुलवामा। हाँ समझ गया मैं, आई आर नॉट गेटिंग माई वॉइस। मैं कह रहा हूं पीएफआई बैन हो गई, समझ लो। क्या प्लानिंग थी आपकी? विनय जी इनको बताइए पीएफआई गई, एक शब्द बोलिए आप। मैं कह रहा हूं पीएफआई गई। अरे दुनिया भर को पता था, बच्चे को पता। आपको नहीं पता होगा, आपको पाकिस्तान पसंद है क्या? हमको तो सबको पता था कि हम बैंड बजाने वाले हैं पाकिस्तान की। बड़ा सीक्रेट मिल गया, बड़ा व्हाट्सएप चैट मिल गया, दिमाग खराब हो गया। देश का बच्चा चाहता था कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएंगे। आपको नहीं पता था? आप पाकिस्तान का समर्थन, आप पाकिस्तान के समर्थन में आए क्या? सामने बड़ा खुलासा कर दिया। अर्नब ने कहा पाकिस्तान
की धज्जियां उड़ेंगी, बहुत बड़ा बात कर दिया। अरे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? समझ नहीं आता है, ठीक से बात कर तो आप समझते नहीं है। सिमी को दुनिया भर को बता था। विनय जी इनको बताइए पीएफआई गई। सिमी को पूरे फॉर्मेट में बैन करना चाहिए था। पीएफआई के साथ साथ 3 दर्जन संगठन है जो पीएफआई के साथ काम करते हैं, उन सबको बैन कीजिए। खतरा पीएफआई का प्रोपेगेंडा विंग है, पीएफआई का सोशल मीडिया विंग है, पीएफआई का फंडिंग का विंग है। पीएफआई के साथ साथ कम से कम 3 दर्जन संगठन है, नहीं तो पीएफआई को बैन करेगी सरकार और डीएफआई, ईएफआई, सीएफआई कुछ भी हो जाएगी। इनके जड़ों में मट्ठा डालने की जरूरत है। बाहर से आवरण इनका ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का है, अंदर में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अर्नब, आज मैं पीएफआई का प्रेस रिलीज देख रहा था, पहली बार पीएफआई ने स्वीकार किया है कि जो लोग पकड़े गए हैं ये उनके मेंबर्स हैं। पहले पीएफआई के 100 लोग जाकर के आईसीस ज्वाइन कर लिए, पीएफआई ने पल्ला झाड़ लिया कि साहब ये हमारे लोग नहीं है। आप पहली बार पीएफआई ने स्वीकार किया है कि कल जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो इनके लोग हैं। आपको भी उठा कर देखिए कांग्रेस को पीड़ा क्यों है। 2017 में यूपी का चुनाव, यही यूपी जहां से ये पकड़े गए के बाद पता चलेगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पीएफआई ने सपोर्ट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई अगर दोनों को सपोर्ट किया चैनल पर कांग्रेस की अलायंस पार्टी यही कह रहे हैं। वायनाड इलेक्शन राहुल गांधी को सपोर्ट किया। नहीं मौलाना वजाहत काज़मी और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन डिबेट पे वापस आए। मुफ्ती वजाहत काज़मी जी और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी डिबेट पे प्लीज वापस आइए। और दो बातें कहूंगा मैं, 2 बातें आपके सामने रखूंगा। गौरव भाटिया भी आगे डिबेट में, देखिए गौरव भाटिया भी आगे। उसके पहले मैं मुफ्ती वजाहत काज़मी को बताऊंगा। मुफ्ती वजाहत काज़मी, आप प्लीज मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन को यह बात समझाइए कि 2020 में इन पर दिल्ली दंगे में शामिल होने का आरोप था। ये मानने को तैयार नहीं है मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी। क्यों नदीमुद्दीन जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? 2020 में ही पीएफआई का बेंगलुरु में जो हिंसा हुई थी, जो दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का हाथ था कि नहीं था? क्यों नदीमुद्दीन जी आवाज नहीं आ रही कि आप एक्टिंग कर रहे, नहीं सुनने पा रहे? की आप सुन पा रहे मेरी बात को? नदीमुद्दीन जी आवाज नहीं आ रही? आतिकुर जी आवाज आ रही है? आतिकुर जी आवाज आ रही है आपको? ये हो जाती है बात, जब मैं कड़े सवाल करता हूं तो सब लोग कहते हैं हमें आवाज नहीं आ रही। आतिकुर को पूरी आवाज आ रही है। बेंगलुरु में दंगे करवाए थे कि नहीं करवाए थे पीएफआई ने? आतिकुर जी सुन पा रहे हैं। अरे कोई तो जवाब दे। सैयद जरीन जी करवाए थे कि नहीं करवाए थे, बताइए मुझे। सैयद जरीन जी बेंगलुरु में दंगे करवाए थे कि नहीं करवाए थे पीएफआई ने? बीते 1 साल में पीएफआई के 123 लोग गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बताइए मुझे। सब नीचे देख रहे हैं, देखो आवाज आ रही है मगर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आप मुझे बताइए इन्हें बैन क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने तो 10 कारण दे दिए, आप 2 कारण दीजिए। आतंकवादी गतिविधियों वाला संगठन है तो क्यों नहीं बंद करा जा रहा है? सरकार तो आप ही की है, सरकार में आवाज बढ़ाइए ना। सरकार के यूपी सरकार ने तो। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए आप। गौरव भाटिया जी आप बोलिए। मैं तंग आ गया हूं इस सवाल से। दंगे करवाए थे तो बैन क्यों नहीं करती आपकी सरकार? हर बार ये बात पूछते रहते, आप ही जवाब दीजिए आज। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ये कहते हैं हाँ अगर दंगे करवाए थे तो आप लोग बैन क्यों नहीं करवाते? ऐसा अब बैन तो मीडिया नहीं करवाएगी ना, सरकार करवाएगी। बिल्कुल। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए इनको। सिलसिलेवार तरीके से उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो बिल्कुल मैं दे रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, सीरियल ब्लास्ट नहीं हुए, विफल हो गए और आतंकवादी पकड़े गए तो इन लोगों के चेहरे पे कितनी क्या बोलेंगे? दुख है, आंखों से आंसू, छाती नहीं, बीच में मत बोलिए, महिला है आप, अपनी अपनी बारी में। आप पहले बोलना चाहती है क्या? आप बोल सकती हैं, लेकिन गरिमा बनाए रखिए। ये तरीका मेरे साथ नहीं प्लीज। गौरव भाटिया जी से एक सवाल मैं करना चाहूंगी। प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ प्लीज करिए पूछ। हाँ मैं एक चीज करिए, बताइए अपना सवाल बोलिए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। नहीं जो पूछिए, वरना मैं अपनी बात रखूं ना, मेरा समय नष्ट कर रही है। चलिए उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। आवाज नहीं आ रही भाई, बढ़ा दीजिए इधर। रिपोर्ट जो है वो अच्छा चलिए, अब मैं उत्तर दे दूं। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लग रहा है राहुल गांधी ने आपके कान में फुसफुसाया है। मैं बता दूं,
नहीं, मैं इनकी बात का उत्तर दे देता हूँ। अर्नब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन्होंने कहा कि उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। मैडम, आप मुझे बताइए कि अगर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो, गिरफ्तार हो, उसके पास जो है गोला बारूद बरामद हो और उसके बाद गुमशुदगी की एक रिपोर्ट हो, तो क्या वो निर्दोष हो जाएगा? नहीं, ये मेरा अपना, मैं भारत की एक नागरिक हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। से प्यार करती है, बीच में मत सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सुनिए। तो अगर गोले बारूद के साथ कोई आतंकवादी पकड़ा गया और एक आतंकवादी सीरियल ब्लास्ट करना चाहता था, विफल हुआ, तो भारतीय होने के नाते आपको खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत बीजेपी की सरकार है। लेकिन आप दुखी हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, 123 123 पीएफआई के मेंबर गिरफ्तार किए हैं। कितनी बड़ी बात है। इससे पहले कर्नाटका में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। आपको नॉलेज दे रहा हूं, ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। आपको मालूम है पीएफआई के जो मेंबर हैं उनके आतंकवाद के मुकदमे वापस लिए थे सत्ता पे आने के लिए, लेकिन जनता ने लात मारी। तीसरी बात, इनकी हैसियत क्या है अर्नब, आप जानिए। ये भिखमंगे भिखारी अपना कटोरा लेके टर्की जाते हैं रुपया लेने कि हम यहाँ पे इस्लाम फैलाएंगे, आतंकवाद करेंगे। आप मुझे बताइए, भिखमंगे कहा इन्होंने, भिखमंगे। 150 करोड़ रुपए की शब्दों का प्रयोग बाग में और 149 रुपया मिला, 149 वोट मिले, 149। ये इनकी राजनीतिक हैसियत है। और कार्रवाई क्या हुई, और मेरे को यकीन है केंद्र की सरकार में और जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर जगह बैन होगी पीएफआई। इनके जो कार्यकर्ता बताते हैं अगर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देंगे, लेकिन तब ये बहरूपिये निकलेंगे, ये छाती अपनी पीठ जवाब दे रही हैं। गरिमा, आप नोटिस कीजिए, सैयद जरीन जवाब दे रही है। देखो, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। आज का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक बनेगा कि जब बैन होगी पीएफआई, यही रोंदू मल आएंगे बाहर निकल के, आंखों में आंसू लेके कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। शर्जील अमाम जेल की सलाखों के पीछे कौन आया था साथ में? राहुल गांधी वहां पहुंच गए। सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी पे कपिल सिब्बल खड़े हुए राहुल गांधी परिजनों से क्यों मिले? कभी बैन नहीं करेंगे आप, इसलिए बैन नहीं करेंगे कि फिर सरकार अपनी विफलता कहां छुपाएगी? और पिस्सू की आप तरह कभी बैन नहीं करेंगे। भारत माता को आप लोग छलनी करना चाहते हो और हम होने नहीं देंगे। अपनी जय शवस्ती और आतिकुर रहमान की डिबेट में 149 वोट आए शाहीन बाग में। मैं एक बात, बड़ी साफ सी बात है। अरे आज यहाँ पर गिरफ्त बैन क्यों नहीं लग रहा, ये कहने वाले आज ये यहाँ पर कहें। शादाब, ये कहो कि जिस दिन पीएफआई पे बैन लग गया उस दिन हम सरकार को बधाई देंगे। अरे नहीं लगा, पीएफआई पे बैन चाहते हो ना? ये मैडम कह रही है पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लग रहा? सरकार अपनी विफलता छुपाना चाहती है। तो आप ये कहिए आतिकुर रहमान कि मैं मांग करता हूं कि पीएफआई पर बैन लगा, और जिस दिन ये सरकार बैन लगा देगी पीएफआई पर, मैं सरकार का समर्थन करूंगा। आज बोलो ना शादाब, आज बोलो। अब बोलो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुछ नहीं होता एफआईआर क्यों नहीं करते हैं, पकड़ते क्यों नहीं? जब एफआईआर करते हैं, पकड़ते हैं, तो ये बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, ये पत्रकार है, ये हेडमास्टर का लड़का है, ये 60 साल का बुड्ढा है। नहीं, मैं आज इस लिबरल गैंग से पूछना चाहता हूं कि जो लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आतिकुर रहमान से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि असम यूपी में हिंसक हुए प्रदर्शनों के पीछे पीएफआई की हाथ थी कि नहीं थी? बताइए मुझे आतिकुर जी, इधर उधर की बात मत कीजिए। बताइए मुझे, दिल्ली दंगों में पीएफआई की हाथ जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी? बताइए मुझे। इधर उधर की बात करते हैं। सुबह पूछिए इनको, नहीं थी? बताइए, हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश में पीएफआई की हाथ थी कि नहीं थी? बताइए मुझे, सुबह को बताइए। ईडी ने तो पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। फंडिंग का आप साबित नहीं कर पाए। आपने इल्जाम लगाया इंटरनेशनल फंड आने का, आप 1 रुपया साबित नहीं कर पाए पीएफआई के अगेंस्ट में। अरे मैं पूछता हूँ कि तुर्की में जाकर पीएफआई के लोगों ने तुर्की की पार्टी से पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? बताइए मुझे, सुबह जी को बताइए। पॉलिटिकल फाइट पीएफआई के साथ है तो पॉलिटिकली फाइट करिए केरला में उनके साथ में। आप ऐसी ओछी हरकतें क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप ये मुसलमानों के नाम पर
आप क्यों अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? आप क्यों मौलाना जी वजाहत कासमी जी ये हिले हुए क्यों है? संविधान से इस देश की तरफ इसमें ये पीएफआई मुसलमानों की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आप बोलिए। मुसलमानों का कोई पीएफआई कब से मुसलमानों की प्रतिनिधि बन गई बताइए मुझे, आपने बनाया? इनका वजीफा बंद होने जा रहा है, सरकार चला सकते हैं, और लेकिन हम ये इसलिए बौखलाए हुए हैं, रक्षा करेगा अर्नब भाई, ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि इनका चंदा बंद होने जा रहा है। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, अर्नब भाई, इनका चंदा बंद होने जा रहा है, इनका वजीफा बंद होने जा रहा है, और बेंगलोर से और यूपी और दिल्ली और इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा किया है ना इस्लाम को फैलाने के नाम पर, इस्लाम को फैलाने के नाम पर, वो इनका बंद होने जा रहा है। अब ये जेल जाने वाले हैं, पीएफआई बैन होने वाला है, पीएफआई बैन होने वाला है, ये जेल जाने वाले हैं, इनका आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। पीएफआई बैन होगा, बौखलाए हुए हैं, और इनको ये भी पता नहीं कि हम एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, इनको ये भी पता नहीं कि हम एक टीवी पर बैठे हुए हैं, हमें दुनिया देख रही है, सब भूल चुके हैं, चूंकि रोजी रोटी बंद हो रही है, चूंकि वजीफा बंद हो रहा है, चूंकि पैसे बंद हो रहे हैं इनके, और पूरी दुनिया से इन्होंने इस्लाम के नाम पर खिलाफत कायम करनी है, इस्लाम का अड्डा बनाना है, इस नाम पर। दोस्तों, जो लोग अपनी सियासत के लिए पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं, उनसे बड़ा देश विरोधी और कोई नहीं हो सकता। इन लोगों को समझना होगा कि पीएफआई जैसे संगठन देश के टुकड़े करना चाहती है। उन्हें यह समझना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि अगर देश पर आंच आई तो उन पर भी आंच आएगी, तब ना उनकी सियासत चलेगी, ना वो सत्ता पाने लायक बचेंगे। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हमें सियासत के मुद्दे और देश विरोध को अलग अलग रखना होगा। देश विरोध हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, पीएफआई जैसे संगठन और आंदोलन जीवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी इस देश में शांति और अमन चैन होगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।